99% जेई एस्पिरेंट इस सवाल का आंसर गलत देंगे। तो वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले इस सवाल का आंसर कमेंट में मेंशन करो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीख रहे होंगे और सीखने से पहले ये देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज कहाँ होते हैं। फिजिक्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जैसे चैप्टर में आता है। और यही नहीं, ऐसे सिस्टम्स में भी यूज होता है जो रेडियल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। और इनका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और इतना ही नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट्स मैथ्स की कुछ फील्ड में भी यूज होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑयलर फॉर्म, और कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे लॉग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड और भी बहुत सारी फील्ड्स। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो सबने ही फील किया हुआ, तुम्हारे फ़ोन में गूगल मैप्स जो हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। वी ऑल नो कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है। हमने बहुत सारे सवाल किए हुए हैं रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्वर के, एंड इवन न्यूटन्स लॉ में भी हम बहुत सारे सवाल करते हैं कि कौन सा ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, कौन सा वेज वाला ऑब्जर्वर। बट आज हम ऑब्जर्वर्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमारा जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर पाता है। और कैसे करता है डिस्क्राइब? बाय कैलकुलेटिंग वेलोसिटीज़, पोजीशंस और एक्सेलरेशंस। तो फिर सबसे पहले बारी आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। एक ऐसा ऑब्जर्वर जो किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस का यूज़ करता है और वो इनकी पोजीशन को डिफाइन करता है बाय यूजिंग डिस्टेंसेस जो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन से है उन पॉइंट का। और इसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। जो दोनों डिस्टेंसेस होते हैं वो उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है। और जैसे ही इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आता है तो हम इनकी वेलोसिटीज़ भी निकाल सकते हैं सिंपली बाय डिफरेंशिएटिंग एम। वहाँ से मेरे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है वी एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है वी वाई। अब दुनिया में एंट्री होती है एक और ऑब्जर्वर की, और इसका भी खुद का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। लेकिन उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो मेरे मोशन वाले पार्टिकल का डिस्टेंस दो लाइन से नहीं बल्कि एक पॉइंट से ले रहा था, जिसको हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर। और ये मोशन डिस्क्राइब करने के लिए क्या बोलता है कि अगर आर वेक्टर चेंज हो रहा है तो मतलब मेरे पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो फिर ऑब्जर्वर वन ने ऑब्जर्वर टू से पूछा कि मान लो तुम्हारे पार्टिकल की तुम्हारे उस पॉइंट से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो क्या मोशन नहीं हो रहा? तो ऑब्जर्वर ने बोला कि मोशन तो चेंज होना चाहिए। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा वेक्टर चेंज हो रहा है तो मतलब मोशन तो हो रहा है, तो उसको कुछ और भी यूज़ करना होगा। तो उसने फिर एक लाइन बनाई अपने उस ओरिजिन वाले पॉइंट से और बोला कि इस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है इस लाइन से, अगर वो भी चेंज हो रहा है तो मतलब मोशन हो रहा है। तो फिर मेरे पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर की लेंथ चाहिए और उस लाइन से एंगल चाहिए, मतलब दो वेरिएबल्स चाहिए आर और थीटा। जैसे पहले वाले ऑब्जर्वर को एक्स और वाई चाहिए थे। तो ऑब्जर्वर वन फिर से आया और उसने बोला कि अगर मुझे भी दो वेरिएबल्स चाहिए और तुम्हें भी दो वेरिएबल्स चाहिए तो तुम में क्या स्पेशल है, हम दोनों इक्विवेलेंट ही तो हुए, तो तुम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बना रहे हो? तो फिर ऑब्जर्वर थोड़ा परेशान हुआ और दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे पार्टिकल पर गए। ये पार्टिकल एक स्पेशल टाइप का मोशन कर रहा था। ये एक पॉइंट के अबाउट एक लूप में घूम रहा था और लूप इस तरीके से था कि उसका उस पॉइंट से डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा। तो फिर ऑब्जर्वर वन ने उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाला और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए एंड अकॉर्डिंगली उनको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटीज़ निकाल ली और फिर से डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब ऑब्जर्वर टू गया, उसने उस सेंटर से उस पार्टिकल की डिस्टेंस निकाली और एक रेफरेंस लाइन से एंगल निकाला। और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि इस पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे सिर्फ अब ये एंगल ही चाहिए, मुझे रेडियस या फिर इस लेंथ से इतना मतलब ही नहीं है। सिर्फ सिंगल वेरिएबल से उसका काम हो गया, बल्कि ऑब्जर्वर वन को दोनों वेरिएबल्स चाहिए थे, एक्स और वाई। सो दिस इज़ द पावर ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कि सर्कुलर टाइप जो मोशंस होते हैं या फिर जो ऐसे मोशंस होते हैं जिनमें एक रेडियल सिमेट्री होती है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हम कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाते हैं। वेयरएज अगर तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर रहे होते तो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हो जाती। तुम एक्स निकालोगे, वाई निकालोगे, उसके बाद फिर उनकी वेलोसिटीज़ निकालोगे, एक्स डॉट करोगे, वाई डॉट करोगे और फिर एक्सलेशन निकालोगे, तो बहुत बड़े बड़े तुम्हारे पास टर्म्स आ जाएंगे। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था,
कि जब भी ऐसे सिस्टम्स हो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करो और कैलकुलेशंस को बहुत सिंप्लीफाई करो। अब हम थोड़ी मैथमेटिक्स और सर्कुलर काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं। सो कॉपी पेन को बाहर निकाल लो और अब जो मैं डेरिवेशंस कर रहा हूँ या जो मैं लिखने वाला हूँ और उसको बहुत ध्यान से देखो। कंसिडर अ पार्टिकल पी जो कुछ अजीब से पाथ में मूव कर रहा है, उसकी एक रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर है और हॉरिजॉन्टल से वो जो आर वेक्टर है वो एंगल थीटा बना रहा है। ऑलराइट, तो अब ये आर वेक्टर जो है कितने तरीक़ों से चेंज हो सकता है। या तो इसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, या फिर इसका ये एंगल चेंज हो सकता है जिसकी वजह से बेसिकली इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो फिर एक नया वेक्टर आर डैश को हम लिख सकते हैं आर प्लस डी आर कैप की डायरेक्शन में, मतलब इसकी मैंने लेंथ चेंज कर दी, प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप। और ये बेसिकली डायरेक्शन चेंज होने को बता रहा है। और इसको तुम एक तरीके से वेक्टर एडिशन के फॉर्म में भी समझ सकते हो कि एक आर वेक्टर है और उसमें मैंने आर डी थीटा वेक्टर को ऐड कर दिया तो मेरा एक आर डैश वेक्टर बन गया। ठीक है, तो अब आर वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा, मेरा डी आर वेक्टर, जो कि इसके बराबर हो जाएगा डी आर मॉड आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप, जो बता रहा है कि वेक्टर चेंज करने के लिए मुझे या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करना होगा। ऑलराइट, अब पूरी इक्वेशन को डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, डी आर वेक्टर डी टी, और वो किसके बराबर होता है, मेरे वेलोसिटी के बराबर। और राइट हैंड साइड में क्या बना, डी आर मॉड डी टी, जो सिग्निफाई करता है कि मेरे मैग्नीट्यूड किसी भी पोजीशन वेक्टर का किस रेट से चेंज हो रहा है, और उसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन। और सेकंड टर्म क्या बनता है, आर डी थीटा डी टी, जो बताता है कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर किस रेट से अपने एंगल को चेंज कर रहा है। और इन टर्म्स को हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, जो बेसिकली रेडियस के आउटवर्ड्स इनवर्ड्स लग रही होगी, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी जो बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेरे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अब इसको तुम एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आया, डी आर मॉड डी टी आर कैप, प्लस अब उसके डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, बेसिकली आर को बाहर रखते हैं और डी आर कैप डी टी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि किसी भी डायरेक्शन एन कैप को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बराबर होता है एन कैप क्रॉस ओमेगा। और यहाँ पर जो ओमेगा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो वही होता है कि डी थीटा डी टी, और ये सिग्निफाई करता है कि मेरी जो डायरेक्शन एन कैप है उसका ओरिएंटेशन कितने रेट से चेंज हो रहा है। अब इस ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन को तुम ऐसे समझ सकते हो कि सपोज कोई सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फिर तुमने अपना राइट हैंड यूज़ किया और फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया तो डायरेक्शन आउटवर्ड सा प्लेन आ रही है। तो फिर अगर हम आर कैप क्रॉस ओमेगा करें तो वहाँ से जो डायरेक्शन निकल के आती है वो थीटा कैप होती है। तो फिर रेट क्या आया, आर थीटा डॉट थीटा कैप, जो कि सेम है जो मैंने ऊपर एवेल्यूएट किया था मेरी वेलोसिटी का। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को फिर से नोट कर लो अपनी कॉपीज़ में कि किसी भी एन कैप डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम एन कैप क्रॉस ओमेगा से। ऑलराइट, अब ये वेलोसिटी थोड़ी सी सिंपल लग रही होगी, राइट, कि इसमें तो यही टर्म्स हैं, दो ही टर्म्स हैं। अब बारी आती है एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी के जो टर्म है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो अब एक्सेलरेशन का टर्म कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा बनने वाला है। और इसको तुम ना सेम प्रिंसिपल से एवेल्यूएट भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टर्म को अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वी आर आर कैप है, तो एक बार वी आर को डिफरेंशिएट करो तो वो कितना हो जाएगा, आर डबल डॉट, और फिर आर कैप को डिफरेंशिएट करो वो कितना हो जाएगा, वी आर इंटू थीटा डॉट, दैट इज आर डॉट इंटू थीटा डॉट। अब सिमिलरली दूसरे वाले टर्म को भी करोगे तो पहले आर को करोगे तो वो आर डॉट बन जाएगा, फिर थीटा डॉट को करोगे तो वो थीटा डबल डॉट बन जाएगा, और फिर थीटा कैप को करोगे। अब तुम्हें वहाँ सोचना पड़ेगा कि थीटा कैप क्या डायरेक्शन बना रहा होगा मेरे रेफरेंस लाइन से। तुम थोड़ा एवेल्यूएट करते हो तो वहाँ से जो एंगल आएगा दैट इज़ माइनस थीटा। तो थोड़े मैनिपुलेशंस के बाद, थोड़ी कैलकुलेशंस के बाद इस फॉर्म में कुछ एक्सेलरेशन आने वाला है। तो फिर ये पूरी कहानी है मेरे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के काइनेमैटिक्स की। थोड़े बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड से तुम्हें टर्म्स दिख रहे होंगे। अब बारी आती है सर्कुलर काइनेमैटिक्स में। सर्कुलर काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि जो मेरा आर डॉट वाला टर्म है वो ज़ीरो हो जाता है। और क्यों, बिकॉज रेडियस एक सर्कल की कांस्टेंट रहती है, एंड सिमिलरली आर डबल डॉट भी ज़ीरो हो जाता है। तो वहाँ से मेरा एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आता है,
और वेलोसिटी कुछ ऐसी आती है। ऑलराइट, अब आई थिंक कॉन्सेप्ट की तो क्लैरिटी सबको मिल चुकी होगी कि ऐसे एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज़ कैसे कोऑर्डिनेट्स हम ब्रेक करते हैं। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं या फिर और सीखते हैं बाय डूइंग सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मतलब बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, मैंने इसको पिक किस लिए किया है ताकि एक बार फेमिलिटी मिल जाए कि कैसे अप्लाई करना होता है। तो ऑलराइट, तो क्वेश्चन में क्या किया है ना कि सर्कुलर ट्रैक पे पार्टिकल मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस r है और उसका जो सेंटर है वो 1,0 है और स्पीड का रेट दे रखा है इंक्रीज होने का। तो बेसिकली मेरे पास ए टेंजेंशियल दे रखा है, दैट इज π/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें बेसिकली नेट एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालना है इन पर्टिकुलर टाइम t = 2 सेकेंड्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बिकॉज ए टेंजेंशियल दे रखा है तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं एट t = 2 सेकेंड्स, जो कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, बिकॉज जो भी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी दैट कैन बी रिटन एज ए टेंजेंशियल इंटू टी, बिकॉज वो कांस्टेंट है। तो फिर वहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं और जैसे ही मेरे पास स्पीड निकल के आती है तो मैं फिर ए सेंट्रीपिटल निकाल सकता हूँ, और जो किसके बराबर था, मेरे बेसिकली v² r के बराबर था। या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि r ω² या r θ.² के बराबर है, और उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इस फॉर्म में आएगा। ऑलराइट, तो मेरे पास ए सेंट्रीपिटल आ गया, मेरे पास ए टेंजेंशियल आ गया। अब नॉर्मली ए मैग्नीट्यूड निकाल दो, बेसिकली दोनों का मॉड का स्क्वायर करके ऐड कर दो और वहाँ से कुछ n इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। अब एक थोड़ा और लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, और जो आंसर आता है या फिर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट में मेंशन करो। तो फिर इस क्वेश्चन में मेरी एक रॉड है, वर्टिकल रॉड है, और वो सर्कुलर ट्रैक से कांटेक्ट में है और वो मूव फॉरवर्ड कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। तो फिर हर एक इंस्टेंट पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस रॉड का और एक सर्कुलर ट्रैक का, और उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं P, और हमें उस पॉइंट P की वेलोसिटी निकालनी है। अब क्योंकि ये पॉइंट P मेरे सर्कुलर ट्रैक पे लाई कर रहा है तो वो सर्कल पे मूव कर रहा होगा, बट वो ऑल्सो इस रॉड पे भी लाई कर रहा है। तो मतलब उस पॉइंट P का मेरा वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस बढ़ाने का रेट है वो सेम ही होना चाहिए। जिसको थोड़ा मैथमेटिकली फ्रेम करें तो मेरे पॉइंट P की जो वेलोसिटी है उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो सेम होना चाहिए जो मेरी रॉड की वेलोसिटी है, और यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट था। तो अब मान लो कि मेरी जो पॉइंट P है वो सर्कुलर ट्रैक पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका अपन कंपोनेंट लेते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में, उसको अपने को v के बराबर कर देना है। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री निकाल के हम वो एंगल निकाल सकते हैं और एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है डिस्टेंस x कितना है। उसका यूज़ करके मेरा जो वेलोसिटी आती है वो आती है 5/4 v, एंड सिमिलरली उसको अगर r से डिवाइड कर दे तो मेरी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। अब ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बट इसका जो की पॉइंट है वो और भी ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। दैट इज़ जो दो कर्व के इंटरसेक्शन टाइप जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ तुम यूज़ कर सकते हो। और लाइट, अब थोड़ा गियर को बढ़ा देते हैं और एक बहुत टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फिर स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को विजुलाइज करने का ट्राई करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, सोचो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। उसके बाद जो आंसर आ रहा है या फिर जो तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं उसको कमेंट्स में मेंशन करो। अब इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, बट उस पार्टिकल से एक थ्रेड अटैच्ड है जिसको हमने हाथ में भी होल्ड किया हुआ है। तो अगर डायग्राम में तुम देखो तो तुम ऐसा होने वाला है, ठीक है। और अभी इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो थीटा है और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है। अब कुछ इंस्टेंट पर जिस पॉइंट को मैं होल्ड करा हुआ था अपने फिंगर्स में उसको मैंने वर्टिकली ऊपर a0 एक्सलेशन से मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर हमें बताना है कि इस पार्टिकल का एक्सलेशन क्या होगा उस इंस्टेंट पर। अब ना इस क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन है, उस पर बहुत ध्यान दो। बेसिकली जो ब्लीड है, मेरा जो पार्टिकल है वो फ्लोर को लीव नहीं कर रहा, मतलब मेरे थ्रेड को ऊपर ले जाने से मेरा पार्टिकल ऊपर नहीं उठ रहा। तो उसका इम्पैक्ट तुरंत कहाँ आएगा, विजुलाइज करो। बेसिकली सोचो अपने आसपास कि अगर ऐसा हो रहा होता तो मेरा पार्टिकल क्या कर रहा होता। बेसिकली जो मेरा पार्टिकल होगा वो सर्कल के सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हम लेंथ को ऊपर खींचेंगे, जैसे मेरे थ्रेड को ऊपर खींचेंगे, जो मेरा पार्टिकल है वो थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो फिर क्या हुआ, जो मेरा रेडियल एक्सेलरेशन था दैट इज़ इनिशियली आर v²/r या फिर r ω², उसमें एक और कंपोनेंट ऐड हो गया, एंड उसी कंपोनेंट को अपने को कैलकुलेट करना है, और उस कंपोनेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज r डबल डॉट। तो याद है वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में या मिड में हम पढ़ रहे थे कि एक्सेलरेशन के क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो एक नया वेरिएंट ऐड हो गया इसमें r डबल डॉट, जिसको हमने स्टार्टिंग में नेगलेक्ट कर दिया था बिकॉज सर्कुलर ट्रैक में r.0 होता है, बट स्ट्रिंग को पुल करने की वजह से r.डॉट का कंपोनेंट ऐड हो गया। अब उसको इवेल्युएट करने के लिए हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC। इसका बेस r है, इसका परपेंडिकुलर y है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज l, जो स्ट्रिंग की लेंथ है।
तो बेसिकली पाइथागोरस अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो L इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो L स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वो लेंथ चेंज नहीं हो रही। वाई स्क्वायर का 2y वाई डॉट आएगा, सेम आर स्क्वायर को आएगा। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो अब ये बहुत बड़ा सा टर्म आने वाला है, 4 टर्म्स आएंगे अलग अलग। अब इस टर्म में देखो जो वाई डबल डॉट है दैट इज एक्चुअली मेरे उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जिसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन में गिवन है ए नॉट। आर डबल डॉट को हमें कैलकुलेट करना है, और जो आर डॉट और वाई डॉट वाले टर्म्स हैं वो एक्चुअली ज़ीरो हो जाएंगे बिकॉज जब हम जस्ट एक्सेलरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा आर डॉट और वाई डॉट दोनों ज़ीरो हैं। तो यहाँ से मेरा आर डबल डॉट का जो टर्म है दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा ए नॉट। तो फिर अगर तुम एक्सेलरेशन का जो टर्म है उसको याद रख रहे हो तो वो कितना हो जाता है, आर डबल डॉट माइनस वी स्क्वायर बाय आर। आर डबल डॉट को हमने ऊपर से कैलकुलेट कर लिया था और वी स्क्वायर बाय आर तो गिवन है। तो फाइनली मेरा एक्सेलरेशन का ये टर्म आता है। अब इसमें तुम देख सकते हो कि दोनों टर्म जो हो नेगेटिव हैं, जो सिग्निफाई कर रहा है मेरा जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो इनवर्ड्स है। ऑलराइट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देख रहे हो मतलब मुझे अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि आर डबल डॉट क्या चीज़ डिफाइन करता है या फिर ये चीज़ क्या डिफाइन करती है, तो मैं ऐसे टफ प्रॉब्लम्स या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब अपन एक लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि प्योर पोलर कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो फिर वीडियो को पॉज करो और अभी तक जो भी समझा है उसको अप्लाई करो। इसके अंदर जो वर्ड है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन या ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज एक्चुअली वो दोनों टर्म जो ए टेंजेंशियल के अंदर आ रहे थे। तो फिर अगर तुम उसको देखते हो उस टर्म को और ऊपर नीचे आर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो कुछ ये फॉर्म ले लेता है, एंड सिंस वो जीरो के बराबर है तो वहाँ से मेरा ये फॉर्म आता है कि आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट इज इक्वल्स टू के, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड ऊपर गिवन था कि आर इंटू थीटा इज इक्वल्स टू ए। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब हमें इवैल्यूएट क्या करना है, बेसिकली मुझे रेडियल एक्सेलरेशन को इवैल्यूएट करना है जो कि इस फॉर्म में होता है कि आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ऊपर वाली दो इक्वेशन का यूज़ करके तुम इन दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो और वहाँ से तुम देखोगे कि प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो 1/r³ के बराबर है। सो दिस वॉज द प्योर पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला क्वेश्चन। ऑलराइट, अब इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद, बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद, अब अगर तुम रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर को टैकल करते हो तो फिर तुम देख पाओगे कि तुम बहुत ईजिली विजुलाइज कर पा रहे हो प्रॉब्लम्स को, और जो मैथ्स यूज़ होती है उसमें उसको बहुत ईजिली फ्रेम कर पा रहे हो। अब सर्कुलर मोशन में और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया, हमारे रिवीजन कोर्स में जो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, और उसके एनरोलमेंट के लिए तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।